हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ विद गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक की मेरी सारी कहानियाँ आपको बहुत पसंद आई होंगी और आगे भी आती रहेंगी। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी हमेशा की तरह रहस्यमय और रोमांचक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बरगद के पेड़ का रहस्य। सतीश एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। वो वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर था, इसलिए उसके कंधों पर काम की भारी जिम्मेदारी थी। आज सुबह से ही बरसात हो रही थी और मौसम ख़राब था। इस वजह से सतीश ऑफिस के लिए लेट हो गया और उसे बॉस की डांट सुननी पड़ी। और जब शाम को वो घर के लिए निकला, वो बस पर बैठा, तभी रास्ते में उसे याद आया कि माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा है। और तभी उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और बस रोककर वहीं उतरने का फ़ैसला लिया। इससे माँ ने क्या मंगाया था? हाँ, पूजा का सामान मंगाया था। अरे, पूजा के सामान से याद आया, ये तो वही जगह है जहाँ वो शापित बरगद का पेड़ है। लोग कहते हैं यहाँ पे रात में नहीं जाना चाहिए, पर अगर सामान नहीं ले गया तो माँ गुस्सा करेगी। खैर, यहाँ से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था। उसने सोचा वो यहाँ से सामान की ख़रीदारी करके कोई ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी लेकर आसानी से घर पहुँच जाएगा। ये सोचते हुए उसने बस रुकवाई। आज सुबह से ही वो थोड़े ख़राब मूड में था, क्योंकि बहुत से उसे डांट जो सुननी पड़ी थी और फिर मौसम भी ख़राब था, बारिश अभी भी हो रही थी। उसे ऐसा मौसम ख़ास पसंद नहीं आता। उसने बस रुकवाई। बस रुकने के बाद वो बस से नीचे उतरा, पर बदकिस्मती से जब बस रुकी, बस के दरवाजे के ठीक नीचे एक पानी से भरा हुआ गड्ढा था, जिससे बचने के लिए सतीश को थोड़ा बच के उतरना पड़ा। और इस जद्दोजहद में उसका पैर एक कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। फिर क्या था, सतीश आगे आगे और कुत्ता उसके पीछे पीछे। वो डर से भागे जा रहा था। वैसे भी उसे बचपन से ही कुत्तों से बहुत डर लगता था। बारिश तेज़ हो रही थी और सतीश अभी भी भागे जा रहा था। इस भागम भाग में उसका बटुआ कहीं ज़मीन पर गिर गया। भागते भागते उसे सामने एक पेड़ नज़र आया। उसने सोचा कि इस पेड़ के नीचे ही रुक जाऊंगा। सतीश भागते हुए इस पेड़ के नीचे छुप गया। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उस कुत्ते को पत्थर मारा है, क्योंकि वो कुत्ता चीखते हुए किसी कोने में जाकर छुप गया। इस घटना से अचानक उसे एक चीज़ याद आई। वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, वो वही शापित पेड़ था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाया करते थे। ये याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। वो तुरंत ही उस पेड़ की ओर से बाहर आया और अपने आसपास देखा। पत्थर मारने वाले की शक्ल उसे दिखाई नहीं दी, तो उसे और भय लगा और वो धीरे धीरे वहाँ से चलने लगा। तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा है। उसके पैरों की गति और तेज़ हो गई और घबराहट और बढ़ गई। वो तेज़ी से चलता हुआ आगे बढ़ गया। वो आवाज़ लगातार उसके कानों में फिरती आ रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर बिना देखे हुए आगे बढ़ने में ही अपना फ़ायदा समझा और भागते हुए आगे चला गया। और कुछ देर बाद उसे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। बारिश अभी भी तेज़ हो रही थी। उसे अभी भी घबराहट हो रही थी और थकान से उसकी सांसें फूल रही थी। वो बहुत डरा हुआ था। सालों पहले एक औरत ने इस बरगद के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद ये अफवाह उड़ गई कि ये बरगद का पेड़ शापित है और लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया। लोगों का मानना था कि इस बरगद के पेड़ के नीचे अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं
हवाएं तेज़ हो जाती हैं और भी कई डरावनी चीज़ें। सतीश भागते भागते एक ऑटो रिक्शा तक पहुंचा और फ़ौरन ही उसमें सवार हो गया। ऑटो रिक्शा वाले ने उससे उसका पता पूछा और आखिर उसे उसके घर पे पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद जब सतीश ने ऑटो रिक्शा वाले को पैसे निकाल देने के लिए अपना पर्स टटोला तो पाया कि उसका पर्स उसकी जेब में नहीं है, वो तो रास्ते में ही गिर गया था। ये देखकर उसे और कोफ्त हुई। हाँ, आज का तो दिन ही ख़राब है। माँ, बाहर ऑटो रिक्शा खड़ा है, उसे उसका किराया दे दो। मैं बस आराम करूँगा और कुछ नहीं। सतीश अभी भी घबराया हुआ था। जो घटना उसके साथ हुई थी वो उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी और कहीं ना कहीं वो अभी भी डरा हुआ था। वो सीधे अपने कमरे में आया और कपड़े बदल कर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात में बारिश और तेज़ हो गई। बाहर घना अंधेरा था, हवाएं तेज़ चल रही थी और खिड़कियों के दरवाजे बार बार आपस में टकरा कर खौफनाक आवाज़ पैदा कर रहे थे। ऐसे में अचानक सतीश ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चहलकदमी कर रहा है। ये सोचकर सतीश और खौफ में आ गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली। वो उस खौफनाक चीज़ का चेहरा नहीं देखना चाहता था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो कांप गया। उसने अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाला और उसी तरह आंखें नीचे लेटा रहा। कमरे में चहलकदमी की आवाज़ अब भी आ रही थी और धीरे धीरे वो दूर होती जा रही थी। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, ज़ोर की, बहुत ज़ोर की बारिश। सतीश रात भर उसी तरह आंखें नीचे लेटा रहा और आखिरकार सुबह होते होते उसे कुछ देर नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह जब सतीश की आँख खुली, उसने देखा उसका वो पर्स जो सड़क पर गिर गया था वो उसके सामने उसकी टेबल पर रखा हुआ था। ये देखकर उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो सड़क पर गिर गया था, ये यहाँ कैसे आ गया? आखिर मैं किस मुसीबत में फंस गया? एक दिन सुबह वो ऑफिस नहीं गया। उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। उसका माथा बुखार से तप रहा था और आंखें भी लाल थी। ये देखकर उसकी माँ को बहुत हैरानी हुई कि आखिर मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो गई? कल तक तो ये भला चंगा था। वो अभी भी घबराहट की हालत में था। माँ के बहुत पूछने पर उसने उसके साथ घटा हुआ पूरा वाक़या माँ को सुनाया। ये सुनकर माँ भी कुछ सकते में आ गई। उन्होंने फ़ौरन फैसला किया उनके सबसे जाने पहचाने सिद्ध बाबा के पास जाने का। उन्होंने फ़ौरन तैयारी कर ली। सतीश भी तैयार हो गया और वो दोनों थोड़ी ही देर बाद गुरु जी के सामने थे। अलख निरंजन बेटा, बोल बच्चा, तेरी क्या तकलीफ है? बाबा जी के इस तरह बोलने पर कुछ देर सहमे रहने के बाद सतीश ने अपने साथ घटा हुआ पूरा वाक़या बाबा जी को बताया। लगता है इसके ऊपर भूत प्रेत का छाया है, पर बेटा तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है। बाबा जी के चरणों में दक्षिणा चढ़ाओ और बाबा जी तुम्हें भभूत देंगे। ये भभूति इसके सर पर लगाना। बाबा जी, ये ठीक तो हो जाएगा ना? निरंजन मेरी बेटी, बाबा पे भरोसा नहीं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा मतलब है इसे कितना समय लगेगा ठीक होने में? बस बेटी, जितना ज़्यादा खुले मन से तुम दान करोगी उतने ही ज़्यादा बाबा तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देंगे, और उतनी ही जल्दी ये बालक
ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन। सतीश की माँ ने वाकई पूरे खुले मन से दान किया। पूरे 11,000 रुपये दक्षिणा के स्वरूप भेंट करने के बाद उन्हें थोड़ी सी भभूत मिली। घर आकर फौरन ही पूजा पाठ संपन्न करके उन्होंने वो भभूति सतीश के माथे पर लगा दी। और सच में भभूति का असर तो दिखा। सतीश फौरन ही आराम से सो गया। उसका बुखार भी कुछ कम लग रहा था, खैर, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। ये सब करते करते दोपहर हो चुकी थी और सतीश जब दोपहर में सोया तो उसकी आंखें शाम के 4 बजे खुली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अरे भैया, आप कब आए? बताया नहीं, मतलब फ़ोन ही कर देते। आइए भैया, अंदर आइए। दरवाजे पर सतीश के मामा जी थे। तो सतीश कहाँ है दीदी? वो, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो बस लेटा हुआ है। हाँ, मुझे भी लगा वो थोड़ा परेशान है। मैं कल उससे मिला था। मैंने देखा कि वो सड़क पर भागा जा रहा है और एक कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसका बटुआ सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने उठाकर देखा तो सोचा तुम्हें वापस कर दूं। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई पर उसने सुना ही नहीं और फिर न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं काफ़ी देर तक इसे आवाज़ लगाता रहा पर वो दिखाई ही नहीं दिया, ना ही कोई जवाब दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसे वापस कर दूं। मैं जब आया था तो उस वक्त मेरे ख़्याल में रात के 12 या 1 बज रहे होंगे दीदी। तो मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। मैं आया और इसके कमरे में इसका पर्स रखकर चला गया। मैंने सोचा कि इसे जगाऊं, पर मैंने इसे जगाने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा था, पर फिर मैंने सोचा कि ये गहरी नींद में सो रहा है तो सोने ही दूं। अब कैसा है? हाँ, तो मतलब कि वो सब क्या सब? सतीश? हाँ माँ, देखो तुम्हारे मामा जी आए हैं बेटा, जल्दी इधर आओ। अभी आया माँ। सतीश, अब कैसे हो बेटा तुम? ठीक हूँ मामा जी। ये माथे पर क्या लगा रखा है तुमने? ये तो बाबा जी की भभूत है, अभी दोपहर में माँ लेकर आई मेरे लिए। भभूत? क्यों माँ, बताओ ना। मैं क्या बताऊँ भैया, तुम ही बताओ इसे कि कल क्या हुआ। हाँ सतीश बेटा, कल मैंने तुम्हें सड़क पर भागते हुए देखा। एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा था तो मैंने उस कुत्ते को पत्थर मारकर भगा दिया और रास्ते में मुझे तुम्हारा पर्स सड़क पर पड़ा हुआ मिला तो मैंने सोचा तुम्हें लौटा दूँ। मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ दी पर शायद तुमने सुना ना हो। कैसे हो तुम्हारी तबीयत ठीक है? आश्चर्य से सतीश का मुंह खुला का खुला रह गया। बरगद का रहस्य अब सामने आ चुका था। वो और कोई नहीं, सतीश के मामा जी ही थे, जिसे घबराहट में सतीश ने कोई भूत प्रेत समझ लिया था। उसने डर के मारे कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि उसके पीछे कौन है और इसलिए वो ये जान ही नहीं पाया कि उसके पीछे उसे आवाज़ लगाने वाले, उस कुत्ते को भगाने वाले और उसके कमरे में चहलकदमी करने वाले उसके मामा ही थे।